अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस बार तेलंगाना से बात शुरू करेंगे। तेलंगाना के ताल्लुक़ से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तेलंगाना में फ़िलवक़्त मुसलमानों का हाल बहुत बुरा है। उस ताल्लुक़ से बात करने को तरजीह देना मैं पसंद करा तो तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना की बात जहाँ तक आती है तो ये कहा जाता है कि तेलंगाना की 3.5 करोड़ आबादी में तकरीबन 50% जीएचएमसी हुदूद में रहती है। अगर जीएचएमसी हुदूद की बात करेंगे, बाकी के 50% डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। अजला में अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे ये लोग रहते हैं और अजला के भी शहरी इलाकों में हमारी तादाद ज़्यादा रहती है। और हम जहाँ तक अर्बन पॉपुलेशन की बात अगर करेंगे तो अर्बन पॉपुलेशन जैसा हैदराबाद सिकंदराबाद के हद तक हमारे आबादी की बात है, तो उसी तरीके से अजला में भी अगर जाएंगे तो वहाँ के जो मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे हमारी आबादी ज़्यादा रहती है। शायद इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि उसी इलाक़ों में जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पे बीजेपी अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं को वरगलाना या हिंदुओं को मुसलमानों से डराकर वोट लेना उन्हें आसान लग रहा है। खैर, फ़िलहाल ये बात अलग है, सियासी बात। लेकिन अगर हम तेलंगाना की या जीएचएमसी की ही बात करेंगे, तेलंगाना की बात बाद में कर सकते, लेकिन जीएचएमसी की जहाँ तक हम बात करेंगे तो हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा चिवड़ला और एक पार्लियामेंट्री हल्का है जहाँ पे 4 हल्कों का यहाँ पे शुमार होता है जीएचएमसी में। अगर जीएचएमसी में ही हम देखेंगे तो ये बात भी ज़रूर है कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब राय दहिंदे जीएचएमसी के हुदूद में या 4 पार्लिमानी हल्कों में 1 करोड़ के करीब लोग राय दहिंदे वहाँ पे रहते हैं, जिसमें तकरीबन 25 से 30% के करीब मुस्लिम आबादी यहाँ पे रहती है। और अगर आज हम मुसलमानों की हकीकी बात करेंगे तो स्लम इलाक़ों की जीनत अगर कोई है तो फ़िलवक़्त मुसलमान है। इसके अलावा मुसलमानों की बात और हम करेंगे तो ये भी कहा जा सकता है कि नॉन फॉर्मल जॉब्स में मुसलमानों का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। नॉन फॉर्मल जॉब्स ये है कि तनख्वाह के बजाय ख़ुद रोज़गार या अपने हाथों के हुनर पे जो कमा लेते हैं उन्हें नॉन फॉर्मल जॉब्स कहा जा रहा है। या उनसे मुंसलिक जो लोग ज़्यादा तबका है उसमें ज़्यादा तबके में मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की होती है। तो अर्बन एरिया में एक बात ज़रूर आई है कि तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 6,22,000 स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें कहा जाता है या सड़क के किनारे जो लोग कारोबार करते हैं उनको तकरीबन जिनकी तादाद 6,22,000 है उन लोगों को हुकूमत ने क़र्ज़ दिया है। क़र्ज़ की जो रकम होती है वो ज़्यादा नहीं है, 10,000 रुपये के करीब की रकम वहाँ पे उन लोगों को क़र्ज़ दी गई है। लेकिन यहाँ ये बात ज़रूर है कि क़र्ज़ तो दी गई है, किसे दी गई है ये हुकूमत के पास ही इनके एदाद व शुमार है। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है 100 करोड़ के करीब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को पैसे या रकम मिलने वाली थी जो लोगों को सब्सिडी लोन उसके ऊपर दी जाने वाली थी। 31 मार्च गुज़र चुकी है और मैं समझता हूँ कि बजट भी मुंजमद हो गया है और अब ये 100 करोड़ रुपए कब आने वाले हैं, किस वक्त मुसलमानों को मिलने वाले हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। और ये सब अपनी जगह है, लेकिन आखिर मुसलमान के मसाइल के लिए कौन सवाल करेगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल आज हर एक के जहनों में घूम रहा है। ये तेलंगाना के लिए नहीं है बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान भर में यही हाल फ़िलवक़्त ऐसा ही हो गया है। अगर हम तेलंगाना की ही बात करेंगे तो तेलंगाना में 1200 करोड़ रुपए का बजट था जो अब बढ़कर 1700 करोड़ के करीब हो गया है। लेकिन फिर भी सब्सिडी लोन के 100 करोड़ रुपए थे वो आज भी मुसलमानों तक नहीं पहुँचे, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के। इसी में अगर देखेंगे तो 100 करोड़ रुपए का जब ऐलान हुआ था तो दरखास्तों को तलब किया गया, हुकूमत ने पब्लिसिटी दी कि हम 100 करोड़ रुपए के लोन देने वाले हैं और दरखास्तें आप दाखिल कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमानों की जो तादाद है 2,60,000 के करीब तादाद, सिर्फ हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, 2,60,000 के करीब दरखास्तें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को वसूल हो गए, लेकिन डिसबर्समेंट ज़ीरो है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी अगर देखा जाए तो 8-9 सालों में ये दूसरा मौका है जबकि दरखास्तें तलब की गईं
और रकम जारी नहीं हुई। तेलंगाना में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के, यकीनन मुसलमानों के हालात बेहतर हैं, हुकूमत की वजह से नहीं हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की वजह से बहुत सारे मुसलमानों के हालात बेहतर हुए हैं। मगर तेलंगाना में अगर हम बात करेंगे तो मुसलमानों के अलावा भी SC ST BC तबके या गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात अगर हम करेंगे तो तकरीबन 50,000 जॉब्स के लिए पब्लिसिटी दी गई थी कि तेलंगाना में 50,000 नौकरियां भर्ती की जाने वाली हैं। तो इसके लिए 61 लाख के करीब लोग या कैंडिडेट्स, पढ़े लिखे नौजवान अपने दरखास्तें दाखिल किए थे। तो इससे बेरोजगारी का जो मसला है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये 61 लाख बेरोजगारों के जहनों पे फिल वक्त BJP हावी होकर उन्हें बेरोजगारी से बचाने के लिए हाथ में झंडा थमा के सड़कों पे घुमा रही है। मज़हब का नशा चढ़ाकर बेरोजगारों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इधर उधर का फ्रस्ट्रेशन, जो बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन है या नौकरी नहीं मिलने का फ्रस्ट्रेशन है या नहीं कमाने का फ्रस्ट्रेशन है, ये पूरा फ्रस्ट्रेशन किधर निकल रहा है? वो फ्रस्ट्रेशन घूम फिर कर आके मुसलमानों के ऊपर ये बला टूट रही है। मुल्क में अगर हम बात करेंगे, तेलंगाना से हट के अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह मुसलमानों का हाल है, फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का भी हाल ऐसा ही नज़र आ रहा है। ये मुसलमानों के साथ साथ राहुल गांधी भी आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। राहुल गांधी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट ख़त्म हो गई है, अगरचे के 3 साल पुराना मुकदमा था, 4 साल पुरानी स्पीच थी, 3 साल से मुकदमा चल रहा था, लेकिन अचानक उन्हें फैसला भी मिल गया, उन्हें रुकनीत से भी बर्खास्त कर दिया गया, अब तो घर से भी बेघर करने की बात आ गई। और अगर राहुल गांधी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाते हैं तो फिर 8 साल तक वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का नाम लेने पर पूर्णेश मोदी ने एक मानहानि का केस उन पे ठोक दिया और ये कहा कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी, जो जिन के भी नाम मोदी हैं, उनकी बेइज्जती की है या उन्हें उन डिफेमेशन का केस उन पे साबित होता है। लेकिन बात यह है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये एक जुमला इलेक्शन में इस्तेमाल हो रहा था। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम में प्रेम सिंह गोले नाम के एक शख्स हैं जो पॉलिटिशियन तो हैं, सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका ताल्लुक़ था और उन्हें 6 साल के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। यही मानहानि का केस तो नहीं था लेकिन करप्शन का केस था। लेकिन करप्शन के केस में अगर देखा जाए तो ये पहले 9.5 लाख रुपए का एक गबन कर दिए थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। उसके बाद 2019 में भी उनके ऊपर एक केस हुआ था। 2010 में जब वो मिनिस्टर थे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में, तो उस वक्त विजिलेंस डिपार्टमेंट में उन्हें 9 लाख रुपए गबन करने की चक्कर में उन्हें फंसा दिए थे और वो कोर्ट उनको इलेक्शन से दूर रहने की बात थी। जब बात ऐसा आ गई थी तो 1 साल तक SDR को छोड़ के उन्होंने अपनी खुद पार्टी बना ली और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, कोर्ट से जाके अपने काफ़ी राहत लेने की कोशिश किए। 1 साल छुपते फिरे, 2017 में सरेंडर हुए, बाद में उन्हें बाहर निकाल लिए। और मोदी है तो मुमकिन है कि जो बात है वहाँ पे अगर देखेंगे तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा नाम की उन्होंने एक पार्टी बनाई और उसके बाद हुआ ये कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो महाज बना, उसमें वो साहब की मदद से, मेहरबानी की वजह से, खैर बहरहाल इन्हों तो 17 सीट जीत गए थे और साहब ने जो मेहरबानी की उन पे, तो डिसक्वालिफिकेशन की बात थी, वो उसको बाजू रखकर गवर्नर ने उन्हें बुलाकर हलफनामा भी दिला दिया और वो फिर से वापस हुकूमत के सत्ते पे वापस आ गए। खैर राहुल गांधी का मामला अलग है, मोदी का मामला अलग है, या प्रेम सिंह गोले का मामला, ये बात अलग है। तो राहुल गांधी की बात जहाँ तक है, राहुल गांधी पे जब मोदी साहब ने उंगली बताई तो 3 उंगली मोदी साहब के तरफ थे। वो मोदी साहब के शायद जहन से ये बात निकल गई थी और आज 300 का निशाना पार करने वाली बीजेपी के पास, या 300 के निशाना पार करने वाले अरकान पार्लियामेंट में जो बीजेपी से जिनका ताल्लुक़ है, उसमें 116 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। बाकी जो पार्लियामेंट है ये 200 से बढ़ के ऐसे क्रिमिनल केसेस वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनका ताल्लुक़
दूसरे दूसरे पार्टियों से हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राहुल गांधी थे तो ये बात आई थी राहुल गांधी पे, लेकिन 116 अपने अरकान पार्लियामेंट पे उनकी नज़र नहीं गई। लेकिन अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो ऐसा लग रहा कि राहुल गांधी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि 233 दागदार अरकान पार्लियामान में 116 बीजेपी के हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ऐसे 88 लीडर्स और हैं जो या एमएलए हैं, एमएलसी हैं या मिनिस्टर भी हैं हुकूमत में, उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई के काफ़ी सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनके घर पर कभी भी ईडी सीबीआई या आईटी, हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी आके टक 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 खटका मारेंगे और उनको लेके जाके राहुल गांधी के साथ जेल में डाल दे सकते हैं। अगर हम 88 लोगों की बात करेंगे तो उसमें शायद इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसीलिए सभी मिलकर एक अब मिलने की बात आई है, वरना हर कोई अपनी आवाज़, अपनी 1.5 ईंट की इमारत बनाकर अपने आप को लीडर तस्वुर कर रहा था। लेकिन जब राहुल गांधी पे बला आई या आफत टूटी तो सबको ये लगा कि अब कम से कम एक छतरी के नीचे सभी को जमा होना है। शायद इसीलिए, क्योंकि 88 लीडर जो दागदार है, जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी नज़र रखी हुई है, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उसमें 28 लीडर्स टीएमसी पार्टी के हैं, तृणमूल कांग्रेस के हैं, 19 लीडर्स टीआरएस या बीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति बोलिए या भारत राष्ट्र समिति बोलिए, उसके 19 लीडर्स हैं जिनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के लीडर्स या उनके खैर खा बोलिए आप, वो भी 19 के करीब हैं। शिवसेना के 9 लीडर्स हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, और लालू प्रसाद यादव के 4, शरद पवार के 9 लीडर्स हैं जिनके ऊपर ऐसे मुकदमा चल रहे हैं। तो शायद ऐसा लग रहा कि राहुल गांधी पे निशाना था, लेकिन अब राहुल गांधी को अगर चोट लगती है तो पूरे अपोजिशन पार्टीज मिलकर जनाजा उठाने के लिए तैयार हैं। साहब का उठ सकता है, साहब के दोस्त का उठ सकता है, और साहब के दस्तकार जो हैं या रफ़ीक कार जो हैं उनका भी जनाजा निकल सकता है। अब शायद ऐसा लग रहा कि एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। यकीनन राहुल गांधी को तो विक्टिम बनाया गया है, लेकिन फिल वक्त ऐसा लग रहा कि बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है, या बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी अपने आप को मासूम बताते हुए वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 8 साल पहले जाएंगे 2014 में, तो यही विक्टिम कार्ड साहब भी खेले थे जब उन्हें यूएसए का वीज़ा नहीं दिया गया था, या उन्हें गुजरात राइट्स के ऊपर उनके ऊपर पूरी उंगली उठी थी, या उन्हें जिम्मेदार करार दिया गया था। बहरहाल दुनिया भर से हिंदुस्तान के ऊपर जब थू थू हुई थी, क्यों हुई थी? एक आपके वजह से हुई थी। और मगर आप मासूम बन के पूरे हिंदुस्तान में फिरे, 15 लाख का झांसा भी दिए, विकास लाने की बात भी करे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की भी बात करे, लेकिन बहरहाल सबको बेवकूफ़ बनाए और आप अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए, और ऐसा बैठे कि अभी भी गुंजाइश बाकी है कि कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ा दीजिए, तो कभी आला तबके को दलित से लड़ाकर अपनी कुर्सी चला रहे हैं। राहुल गांधी की गलती क्या थी अगर देखेंगे तो राहुल गांधी के, मैं समझता हूं कि 2 या 3 बड़े गलतियां थे। एक तो भारत जोड़ो यात्रा निकालना, जहां पे उन्होंने 56 इंच को 6 इंच का करके छोड़ दिया, और जोड़ते जोड़ते बिल्कुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप चले गए, अगरचे कि आपको घुटनों में दर्द था और 3500 किलोमीटर का फासला तय करना था। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी गलती हो सकता है कि ये है मेरी नज़र में कि मोदी बोलिए या अडानी बोलिए या मोडानी बोलिए, इनको जो कनेक्शन निकाले कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, कि जो जोड़ीदार साथ रहा है, 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए दोस्त की कंपनी में, ये एक बहुत बड़ा मामला है जो राहुल गांधी लगातार पार्लियामेंट में उठा रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। शायद इसीलिए राहुल गांधी को उठा के बाहर फेंकना ही बेहतर नज़र आया। जब फेंक दिए तो उसका असर उल्टा हुआ,
तो शायद अब सांस लेने की जहां गुंजाइश निकली, तो अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपने आप को बेगुनाह बताते हुए कर्नाटका के इलेक्शन में हुकूमत बनाने के लिए कोशा है। कांग्रेस तो वैसे भी कर्नाटका में अपनी जानिब मंजिल या कामयाबी हुकूमत बनाने की तरफ गामजन है तेज़ी से, और उस पर सोने पे सुहागा 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को ख़त्म करके शायद ऐसा लग रहा कि जो लोग 40% करप्शन से परेशान थे, अब मुसलमान 4% के रिजर्वेशन हटने की परेशानी में वो 40% वाले भी और 4% वाले भी एक तरफ होके बीजेपी को वहाँ पे शायद ऐसा लग रहा कि अच्छा खासा तमाचा देंगे। और अगर ये होता है तो मैं समझता हूँ कि फिर पूरे साउथ इंडिया की एक पॉलिटिक्स, एक चीज़ पूरी बदल सकती है। उसके बाद ही पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ एक नई तरफ से नई हदबंदी हो सकती है या नई सियासत यहाँ पे फिर उरूज पकड़ सकती है। चौकीदार ने सबको चौकीदार बनाने का ठान लिया है। शायद इसीलिए मैं समझता हूँ कि अभी भी लोग हिंदू मुस्लिम के या मजहबी झोले पे ऊपर से सोने पे सुहागा ये भी हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि ये कम्युनल एंगल जो लाके आप पॉलिटिक्स में ला रहे हैं उससे पूरी बिगाड़ हो रही है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन पार्टी के अलावा हिंदुस्तान के आम शहरी को हो या दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ की बात हो या किसी को भी जो सबसे ज़्यादा तक़वियत मिली है वो सुप्रीम कोर्ट के रवैये से या सुप्रीम कोर्ट के हालिया जजमेंट से या सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर नज़र आ रहे हैं उससे बहुत सारे लोगों को एक किस्म की ताकत मिली है। और शायद कर्नाटका से अगर ये चीज़ शुरू होती है तो फिर मैं समझता हूँ कि तब्दीली की लहर 2024 में ऐसी सुनामी आ सकती है जो पूरी जुनूबी हिंद की सियासत, क्या पूरे हिंदुस्तान की सियासत में एक तब्दीली की लहर आने के इम्कानात नज़र आते हैं। बहरहाल रमज़ान का मौका है, मैं समझता हूँ कि दुआओं को हम अगर थाम के रखते हैं तो ही फिर बहुत सारी तब्दीली हो सकती है, बहुत सारे अच्छे चीज़ हमारे को दिखने में मिलेंगी। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।